गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, ऑल्दो आप कह सकते हो कि आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये जो चैप्टर आपका 10 का सबसे लास्ट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सबसे लास्ट चैप्टर होता है। बट इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये थोड़े थोड़े थियोरेटिकल पोर्शंस होते हैं, तो हम लोग इसको बहुत ही इजी से कवर अप करेंगे। हम लोग इसमें बहुत हार्ड बोल सकते हो ये नहीं है, हम लोग इसमें सिर्फ समझेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस को बनाने में किनका किनका रोल था। ओके, किन किन साइंटिस्ट ने आया और अपने अपने स्टेटमेंट में क्या बोले उन्होंने। ओके, तो ये पोर्शन आपके सिर्फ थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। लास्ट में हम लोग एक ट्रेंड पढ़ेंगे, वो भी आपका थ्योरी से ही रिलेटेड है, बट हम लोग उसको बहुत ही इजी में सिंपल वे में समझेंगे। कैसे? कुछ ग्राफ की मदद से। ओके, मैं तो पता है ना ग्राफ, हाँ, तो हम लोग भी ग्राफ की मदद से उसको बहुत ही इजी से समझेंगे। तब तक हम पहले समझते हैं पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इनमें किनका किनका रोल था, कौन कौन साइंटिस्ट ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया। ओके, तो हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये समझते हैं कि पीरियोडिक का मतलब होता क्या है। पीरियोडिक का मतलब ये होता है केवल एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट होना, किसी भी चीज का एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट होना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक पीरियोडिक बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग पीरियोडिसिटी के नाम से जानते हैं। सेम थिंग पीरियोडिसिटी भी किसी पीरियड का एक सर्टेन टाइम पे क्या होना? रिपीट होना। ओके, जैसे अगर आप एग्जांपल्स में ले सकते हो, सीजन क्या होता है? एक पीरियड के बाद एक फिक्स टाइम के बाद फिर से वो रिपीट होता है, उसको हम बोल सकते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ सीजंस। तो हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टीज को एक पीरियड के बाद रिपीट करता है। ओके, और जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा हम लोग उसको सेम पीरियड में या सेम ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपको पता है दुनिया में अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। ऑल्दो आप अगर बुक में देखोगे तो किसी बुक्स में 115 होते हैं, किसी बुक्स में 117 होते हैं, तो ये अप्रॉक्स डाटा लेके चलो कि 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। हर एक एलिमेंट में एटम अलग होती है, जिसके कारण से उसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। ओके, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा इसके बारे में, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं उन सब चीजों को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बट आपने ये सब पढ़ा है, आई होप आपको ये पता हो। ओके, उसके बाद अलग अलग प्रॉपर्टी होने, अलग अलग एटम होने के कारण अलग अलग क्या हो सकती है? उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। उसके बाद आपको जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, इसमें कंपाउंड के फॉर्म में। ओके, उसके बाद व्हाई वी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है? क्या हमें बिना क्लासिफिकेशन किए हम इसे नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो, बट क्या ये पॉसिबल है 118 एलिमेंट्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना? है पॉसिबल? क्या आपको लगता है आप हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद कर सकते हो, हर एक एलिमेंट की यूजेज याद कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको इजी वे में पढ़ने के लिए क्या किए? क्लासिफाई किए। आपको पता होगा आपके पीरियोडिक टेबल जो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो आपके पीरियोडिक टेबल, इसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। आपने देख रहे हो ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपका कुछ ग्रुप्स होता है, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, ये आपका क्या होता है? ग्रुप्स। और ये जो वर्टिकल कॉलम दिख रहा है आपको, ये सब आपका क्या होते हैं? सॉरी, ये आपके ग्रुप्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं वो आपके पीरियड होते हैं। तो ऑल्दो अगर आप बोल सकते हो, अगर आप अभी आप लोग ट्रेंड में पढ़ोगे, ट्रेंड में तो आप एक एलिमेंट्स के बारे में समझोगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें जो भी एलिमेंट्स लाई कर रहा है आप उसके बारे में भी कहीं ना कहीं समझ जाओगे। ओके, तो हमने क्या किया? उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको एक ग्रुप में या एक पीरियड में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ? हमारे हर एक एलिमेंट के बारे में हमने क्या किया? अच्छे से सीखा, जाना उसके बारे में। अब हमारे पास 18 ग्रुप और 7 पीरियड, इसके बेसिस पर हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? इजी हो गया हमारे लिए। फिर हमने सीखा कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, उसके फिर यूजेस क्या है, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, तीसरा ये एक सिस्टमेटिक वे में हमारे साथ पढ़ाई का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। ओके, अगर मान लो मैं आपको बोलूं छत से नीचे उतरने का, तो आपके पास दो केस होता है, फर्स्ट आप स्टेयर यूज करो या दूसरा आप छलांग मार सकते हो ऊपर। लेकिन कंडीशन किसमें ज्यादा बुरा हो सकता है? जब आप छलांग मारोगे। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा? बाउंस हो जाएगा सब कुछ, ये इधर से आएगा और ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, एक वेव बनाएगा। देखो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे जिससे हमारी पढ़ाई इजी हो सके, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ती है। ओके, चलिए ये था आपका क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग में। हम समझते हैं कुछ साइंटिस्ट आए और अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, ये पीरियोडिक टेबल, बट इससे भी पहले कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ अपने थेसिस दिए, अपना एक लॉ दिए, बट उनके लॉ में कुछ कमी होने के कारण हमने क्या किया? उनको भैया तुम साइड हो जाओ, आपसे ना हो पाएगा। ओके, तो हम लोग समझते हैं कौन कौन साइंटिस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपके नील बोर्स की मदद से प्रिपेयर किया गया है, समझते हैं एक एक करके। पहला आता है आपके पास एंटोनी लोवाइजर। ओके, कौन? एंटोनी लोवाइजर, 1789 में। इन्होंने क्या बताया कि हम एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और गैसियस के कंपेयर में। ओके, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला कि हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे मेटल, नॉन मेटल और होते हैं गैसियस में आते हैं, फिर आपका मेटलॉइड्स भी होता है। तो उन्होंने बोला हम इसको क्लासिफाई करेंगे इस रूप में, और उसमें भी किस टाइप में? आपने पढ़ा था 9 में फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे
मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, लस्टर, मेल्टेबिलिटी, सोनरस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसके अकॉर्डिंग पे। ओके, बट आपने क्लास 9 के चैप्टर में बखूबी पढ़ा है कि उसमें हर एक के साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शन था। जैसे आपको पता है मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, बट क्या सोडियम, पोटासियम, लिथियम, कैल्शियम हार्ड होते हैं? ये सब नहीं होते। आप सोडियम को कट करो, ये जो देखो, ये जो आपका ग्रुप 1 लाइक कर रहा है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। आप उसे चाकू से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हो। ओके, उसके बाद आपने क्या यूज किया था? नॉन मेटल के केस में देखो, जैसा मेटल होता है उसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होता है। अगर मेटल हार्ड है, नॉन मेटल हार्ड नहीं होंगे। अगर मेटल मेलिएबिलिटी होती है तो नॉन मेटल ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी नहीं होती। अगर मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो नॉन मेटल का जस्ट अपोजिट लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बट हमने नॉन मेटल के केस में भी देखा था कि डायमंड एक हमारा ऐसा एक्सेप्शन केस है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर वो हार्ड है तो उसे तो मेटल में आना चाहिए, बट हम लोग नॉन मेटल में पढ़ते हैं। हाँ, तो देखो डायमंड का हम लोग यूज भी करते हैं रॉक ड्रिल्स, जमीन की खुदाई, मतलब क्या बोलते हैं, ड्रेनेज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, रॉक्स की खुदाई के लिए, जहां पे आपका नॉर्मल, क्या बोल सकते हो उसको, आपका नॉर्मल सब्सटेंस पेनिट्रेट नहीं कर पाता रॉक्स में, वहां पे हम लोग डायमंड का यूज करते हैं खुदाई के लिए, जमीन की खुदाई। नहीं, ट्रेन वाला वो जैसे भी खुदाई नहीं, जमीन की खुदाई। हाँ, तो डायमंड का क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा था कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट आपका एक ग्रेफाइट, आपने पढ़ा ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल होता है, क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? होता है। ग्रेफाइट में वो भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो क्या फिर हमें उसे मेटल में रखना चाहिए? फिर वो नॉन मेटल में क्यों? तो इसके कारण से इनके कुछ अपने स्टेटमेंट में बहुत सारे कंट्राडिक्ट हो गए, जिनके कारण से इनका ये क्लासिफिकेशंस फेल हो गया। देखो यहाँ पे लिमिटेशंस भी वही है, देयर आर सो मेनी कंट्राडिक्शन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे कंट्राडिक्ट हो गए, जिसके कारण से उनके क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं हुआ। अब जब ये वहां से अपने स्टेटमेंट में दिए लेकिन कुछ लिमिटेशंस के कारण फेल हो गए, तो इसके बाद एक और है, कौन? डोवर्नियर। ओके, डोवर्नियर क्लासिफिकेशंस, बेसिकली ये जर्मन साइंटिस्ट थे डोवर्नियर, जो 1829 में अपना क्लासिफिकेशंस दिए थे। आप किसी बुक में फिर से देखोगे, वो वहां पे लगभग 1870 लिखेगा। ओके, तो वो डेटा छोड़ो, इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते कि डोवर्नियर ने कब क्लासिफाई किया था, नहीं किया था। हम लोग समझते हैं डोवर्नियर के क्लासिफिकेशन के टाइम पे लगभग 30 एलिमेंट्स, देखो राउंड अप किया मैं, लगभग अप्रोक्स डाटा ये भी लगभग 30 एलिमेंट्स वहां पे खोजे गए थे। ओके, और डोवर्नियर ने क्या किया, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। ओके, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और नाम क्या दिया उसको? ट्राइड्स। देखो यहाँ पे है, उसने क्या नाम दिया? ट्राइड्स। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला, उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में क्या बोले कि अगर कोई ट्राइड्स ग्रुप है, अगर कोई 3 एलिमेंट का ग्रुप है और वो ट्राइड्स है, तो उसके जो मिडिल में बैठा हुआ एलिमेंट है वो किसके मास के इक्वल होना चाहिए? जो उसके अगल बगल के 2 एलिमेंट है उसके अर्थमेटिक के मीन के बराबर, अप्रॉक्स डाटा। मतलब उन्होंने बोला कि अगर कोई एलिमेंट 3 एलिमेंट का ग्रुप है और वो अगर ट्राइड्स फॉर्म कर रहा है, तो उसका जो मिडिल का एलिमेंट है वो उसके अदर 2 एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के अप्रोक्सीमेटली डाटा के बराबर, मासेस के बराबर आएगा। ओके, देखो हमारा क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन द ट्राइड्स अप्रोक्सीमेटली, कितना? अप्रोक्सीमेटली, सटीक नहीं, अप्रोक्स डाटा है, इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मासेस ऑफ देयर 2 एलिमेंट्स, अदर 2 एलिमेंट्स। ओके, उन्होंने बोला कि अगर एक मिडिल का एलिमेंट का उठाओ, उसके मास का, उसका मास देखो, और उसके जो लेफ्ट राइट में बैठे बंदे हैं 2 एलिमेंट, उसके अरिथमेटिक मीन निकालो, तो अप्रोक्स डाटा आपको क्या मिलेगा? मिडिल के मास के बराबर मिलेगा। ओके, अरिथमेटिक मीन पता है ना, जैसे मान लो कोई नंबर है ए बी सी डी, तो सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर्स, तो नंबर्स कितने? 1 2 3 4 से डिवाइड करो और इन सब नंबर को ऐड करो, तो यहां से जो आपका एक वैल्यू मिलेगा वो आपका क्या होगा? अरिथमेटिक मीन। ओके, तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बोला था। तो देखो हम लोग समझते हैं पहले उनके कौन कौन सा ट्राइड्स फॉर्म हुए थे सॉरी, उनके कौन कौन से ट्राइड्स फॉर्म हुए थे। देखो सबसे पहला ट्राइड्स किल्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, उसके बाद आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटासियम, नीचे आपके मास नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे वो है या नहीं है। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम। तो देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका फर्स्ट ट्राइड था। इसका एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.7, आपको बताया, आपने एटॉमिक मास लर्न किया है क्लास 9 में। ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। जब आप इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो अप्रोक्स आपका 80 के बराबर आएगा। चलो एक और हम लोग देखते हैं, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 9, सोडियम का एटॉमिक मास 23, पोटासियम का एटॉमिक मास 39। ओके, पोटासियम आपका कितने पे आता है? 90, 92 जा 38 प्लस 1 39। तो देखो, तो अब अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 48 और डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ रहा है? 24। देखो तो अप्रॉक्स डाटा मिल गया आपको, मिला अप्रॉक्स, इसीलिए इसके स्टेटमेंट में क्या जुड़ा हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स डाटा आएगा। कभी कभी आपको इन केस एक्चुअल डाटा आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा? आपके पास अप्रॉक्स डाटा आएगा। उसके बाद एक और आपके पास कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, एटॉमिक मास 40, 87.5, 137। ओके, तो आप जब भी यहाँ पे इसका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो इस मिडिल वाले के बराबर आएगा, मास के बराबर आएगा।
चलो एक और आपके पास है, देखो तो क्या ये अर्थमेटिक मीन शो करता है, टराइड शो करता है? पहचानते हो इस एलिमेंट को? नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं सल्फर, इसको बोलते हैं सेलेनियम, इसको बोलते हैं टेरिलियम। ओके, एस फॉर सल्फर, एस फॉर सेलेनियम और डी फॉर टेरिलियम। तो देखो तो सल्फर का एटॉमिक मास 32, ओके, सेलेनियम का एटॉमिक मास 79 और टेरिलियम का एटॉमिक मास 128 होता है। ओके, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, 32 प्लस 128 160 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है? 80। देखो तो अप्रोक्स डाटा फिर से मिल गया आपको, 79 और 80 लगभग लगभग एक जैसा आ रहे। तो ये भी आपका क्या है? एक ट्राइड्स है। ऊपर क्वेश्चन में बोला था इस फॉर्म ट्राइड्स, क्या ये ट्राइड्स फॉर्म करेंगे? तो यस, ये आपके ट्राइड्स फॉर्म करेंगे। देखो इनके ट्राइड्स में कुछ पॉइंट्स भी है। ओके, समझते क्या है? ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपको पता है, आप इसको एक हेलोजन नाम से भी जानते हो। ग्रुप नंबर 17 जो यहाँ पे होता है, इस जगह पे जस्ट यहाँ के बगल में, इनर गैस के बगल में। ओके, ग्रुप नंबर 17 जो आपका हेलोजन होता है, उसको हम लोग हेलोजन के नाम से जानते हैं। अगर आप इस एलिमेंट को H+ आयन से रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? एसिड। जैसे देखो, मान लेते क्लोरीन ले रहा हूं प्लस H+ आयन, तो क्या बनाएगा? HCl, और HCl आपका क्या है? एसिड है। ये R का मतलब इस एलिमेंट को यूज करके आप जब H से रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? एसिड। ये R जो डिनोट किया गया है, ये इसमें इस ट्राइड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा बात, ये आपका वैलेंसी कितना शो करता है? 1। और ये सारे कैसे मेटल्स होते हैं? नॉन मेटल। उसी प्रकार आप सेकंड में आओ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये कैसे होते हैं? अल्कली मेटल होते हैं। ये देखो ग्रुप 1 दिख रहा है, ये सब इसमें लाई करता है। ग्रुप 1 में इसको लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। दूसरा, इसको जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? बेस, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस H2 आयंस रिलीज करेगा। जैसे चलो मैं एक और दिखाता हूं आपको। मान लो आपने क्या लिया है? सोडियम, Na प्लस H2O। जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? NaOH, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? लिबरेट करेगा। NaOH क्या होता है? बेस। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग दूसरे नाम से कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? हमारा एक बेस होता है, प्लस ये क्या करता है? H+ आयन रिलीज करता है, मतलब हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, गैस। देखो इनके भी कुछ लिमिटेशंस थे जिनके कारण से ये फेल हो गए थे। क्या था लिमिटेशन? समझते हैं। इन्होंने अपने टाइम पे सिर्फ 4 से 5 ट्राइड्स दिए। देखो यहाँ पे 4 है, एक और होता है वो यहाँ मेंशन नहीं किया हूं। तो उन्होंने अपने टाइम पे वो सिर्फ 4 से 5 ट्राइड्स दिए थे, जबकि उनके समय में कितने एलिमेंट्स का रिसर्च हो चुका था? 30 का। फिर भी वो 4 से 5 ही ट्राइड्स से बना पाए। ये था इनका पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, ये अपने जो ट्राइड्स का फॉर्म किए थे, अब देखो हर एक एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट का जो मास है वो एज कम्पेयर टू ज्यादा है। ना किसी का मास वेरी लो है, ना किसी का मास वेरी हाई है। देखो यहाँ पे आयोडीन का कितना है? 127, बेरियम का कितना है? 80, क्लोरीन का 35.7। क्या इसमें इन तीनों में से किसी भी एक एलिमेंट का मास बहुत कम है? नहीं है, नहीं है। या तो फिर आप यहाँ पे कोई भी ट्राइड्स देखो, ये जो ट्राइड्स आपको मिल रहे हैं सब एलिमेंट में क्या है मास? एक छोटा है, उससे मीडियम, फिर एक लार्ज। तो ये एप्लीकेबल नहीं था वेरी लो मासेस के लिए और वेरी हाई मासेस के लिए। तो दूसरा ड्रॉबैक इनका ये था। ओके, जिनके कारण से इनके क्लासिफिकेशन को एक गुड क्लासिफिकेशन नहीं समझा गया। उसके बाद आए न्यूलैंड। ओके, न्यूलैंड ने लगभग ये कब आए? 1864 में। न्यूलैंड हमारे 1864 में आए। उस टाइम पे लगभग 56 एलिमेंट क्या हो चुके थे? डिस्कवर्ड हो चुके थे। उस टाइम पे 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला था? इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो बोले थे कि हम लोग अरेंजमेंट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। साइन दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें क्या किया? एटॉमिक मास को इंक्रीज किया और बोला कि हर एक एलिमेंट के बाद, हर एक एलिमेंट के बाद क्या होता है? प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। ओके, उसको उन्होंने इसका कंपैरिजन कुछ एक म्यूजिकल टोन होता है, आपने सुना है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट। ओके, आपने एक म्यूजिकल टोन सुना है? सा रे गा मा पा धा नी। नी के बाद फिर से क्या आता है? रिपीट होता है सा। हाँ, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ उसी को रिपीट किया था, मतलब उसी का हेल्प लेके किया। और इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ ऑक्टिव, या तो फिर इसको क्या बोलते हैं? नोट्स ऑफ ऑक्टिव। इसको सारे गाँव पढ़ा लिखो। ओके, तो देखो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशंस में कुछ दिए थे। तो उनका मेन पर्पस क्या था कि उन्होंने बोला हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो एटॉमिक मास पे बेस्ड होगा। ओके, ऑल्दो ये भी कई हद तक थोड़ा बहुत सही था, बट इसके बाद क्या होगी? प्रॉपर्टी अनचेंज्ड, फिर से प्रॉपर्टी डिसिमिलर। कब तक? देखो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशंस में अरेंज तो किया, लेकिन काफी सुटेबल नहीं था, काफी अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं रहा, इसलिए ये भी क्या हो गया? निकल गए उसके लिमिटेशंस। जैसे इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला था कि इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? हर एक एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। बट इनका जब प्रॉपर्टी मैच किया गया, देखा गया, तो 70 एलिमेंट्स तक ही कैपेबल था, मतलब अप टू कैल्शियम। अगर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखोगे तो इसके बाद 8 एलिमेंट पे कौन सा आएगा? ये क्लोरीन, उससे मैच किया। लिथियम का
सोडियम तक मैच किया, फिर बेरिलियम का मैग्नीशियम तक मैच किया, बोरोन का एल्यूमिनियम तक मैच किया, मतलब यहां से आते आते कैल्शियम तक मैच किया। लेकिन जैसे ही यहां आ गया क्रोमियम, क्रोमियम का किसका आना चाहिए एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम का क्रोमियम के साथ मैच नहीं किया। प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिसिमिलर हो गए। उसी प्रकार से और भी देखोगे तो दूसरा ड्रॉबैक इनका ये था कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशंस में कुछ एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रखा, जबकि उनका क्या था, एटॉमिक मास डिफरेंट था। इनका क्लासिफिकेशन तो बेस्ड इसी पे था कि हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के, जैसे देखो कोबाल्ट और निकल, ये दोनों का एटॉमिक मास अलग होता है, डिफरेंट होता है थोड़ा, फिर भी इन्होंने क्या किया, सेम स्लॉट पे रखा। उसके बाद यहाँ देखो कैल्शियम और La, इसको भी क्या किया, सेम स्लॉट पे रख दिया, जबकि एटॉमिक मास क्या था, बहुत डिफरेंट था। ओके, तीसरा इन्होंने क्या बोला कि दुनिया में सिर्फ 56 एलिमेंट ही पाए जाएंगे। उस टाइम पे लगभग 56 एलिमेंट ही खोजे गए थे, देखो ये दिख रहा है। तो उस टाइम पे लगभग 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि अब इससे आगे एलिमेंट्स की खोज नहीं होगी, ये एलिमेंट सिर्फ 56 नंबर तक रहेंगे। ओके, ये थिंकिंग, बट उसके बाद भी आपको पता है अभी 118 एलिमेंट्स हो गए, तो ये स्टेटमेंट उनका कहीं ना कहीं गलत हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ, इनकी पूरी तरह से प्रिडिक्शन फेल हो गई, क्लासिफिकेशन फेल हो गई। बट इनका क्लासिफिकेशन में एक बहुत अच्छी बात थी जो मैंने आपको यहाँ नोट करके लिखा है, डोवर्नियर के जो ट्राइड थे वो भी यहाँ एग्जिस्ट करते थे। जैसे देखो यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटासियम दिख रहा है, और डोवर्नियर के ट्राइड्स में हमने पढ़ा था लिथियम सोडियम पोटासियम एक ट्राइड फॉर्म कर रहा था, और वो भी यहाँ पे क्या हो रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था। बट ऑल्दो ये भी क्लासिफिकेशन इतने सुटेबल नहीं रहे, और ये क्या हो गया, पूरी तरह से खारिज हो गया, मतलब बैन, समझते हो ना बैन। हाँ, चलो इसके बाद फिर आया कौन, मेंडलीव्स। कौन है, मेंडलीव्स। बेचारा ये महाशय से भी नहीं रहा गया, इन्होंने भी अपना तिरंग लगाया, अपने माइंड को इधर उधर दौड़ाया, और फिर कुछ यहाँ भी इन्होंने नया करने का कोशिश किया, बट ऑल्दो ये भी पॉसिबल नहीं हुए। क्या कारण से इनका पॉसिबल नहीं था या क्या ड्रॉबैक था, वो चलो हम लोग समझते हैं। तो देखो इन्होंने भी क्या किया, किसमें अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अभी तक आप जो पढ़ते हुए आ रहे हो ये सब क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब ये ले लो, डोवर्नियर ले लो, वो भी अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे था। उसके बाद ये न्यूलेन आ गए, न्यूलेन का भी सेम। उसके बाद मेंडलीव्स आए, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे ही लेके चल रहे। तो देखो जब मेंडलीव्स आए कब, 1869 में, तो उस टाइम में लगभग 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। ओके, फिर से प्रिंसिपल क्या था इनका, तो सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मैं उनका पूरा टेबल यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया हूँ, बट दो टेबल्स के कंपैरिजन में आपको मैं समझाऊंगा क्या करना चाह रहे थे वो क्या करके चले गए। ओके, तो देखो मैं उसके टेबल्स में एक ग्रुप लिया हूँ थर्ड और एक ग्रुप लिया हूँ फोर्थ। देख रहे आपको यहाँ कुछ वैकेंट स्पेस दिख रहा है, हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ, वैकेंट स्पेस की। तो देखो बोरोन के नीचे कौन है, एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे। ओके, तो इन्होंने अपने टेबल में, ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिनका मेरिट है कुछ पीरियोडिक टेबल में, बाकी आप जब तक जितना पढ़े वो अपने प्रिंसिपल दिए, लिमिटेशंस आए बाहर निकले, लेकिन इन्होंने अपने टेबल्स में ऐसा काम किया कि इनके कुछ मेरिट्स वाली काम थी। तो चलो हम मेरिट्स को पहले समझते हैं, उसके बाद यहाँ का इसका मतलब समझते हैं। तो देखो पहला मेरिट लिस्ट क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, कुछ वैकेंट स्पेस छोड़े। क्यों, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे बोरोन के नीचे कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, लेकिन उस टाइम खोजे नहीं गए थे। ओके, तो जिसके कारण से उसको क्या किया, ये वैकेंट छोड़ दिया, स्पेस को खाली छोड़ दिए थे। मतलब इन्होंने प्रेडिक्शन कर लिया कि बोरोन के नीचे कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगा। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम के नीचे एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगा। तो इन्होंने क्या किया, वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। ओके, दूसरा देखो उन्होंने अपने टेबल्स में नोबल गैस की जिक्र नहीं की थी, बट ऑल्दो जब नोबल गैस आया तो उसको एक अलग ग्रुप दे दिया गया, बिना मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल या तो फिर क्लासिफिकेशन के जो टेबल था उसको डिस्टर्ब किए हुए। ओके, आप देख रहे होंगे आपके जो नोबल गैस होते हैं पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं, राइट साइड के सबसे लास्ट कॉर्नर में। यहाँ पे आपका क्या होता है, सारा नोबल गैसेस होते हैं। ओके, उसके बाद ये टेबल आने से क्या हुआ, थोड़ी हम लोग एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करने स्टार्ट की। ओके, थोड़ी सी हमने क्या किया, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कुछ एटॉमिक मास में डाउट था, जैसे यहाँ पे कैल्शियम में आ गया, La आ गया, कोबाल्ट में आ गया, निकल में आ गया, तो इनमें जो थोड़े मासेस के पुराने जो क्लासिफिकेशन में मास के जो थोड़े उल्टा पुल्टा हो चल रहा था, उलट फेर चल रहा था, इन्होंने उसको वहां तक कई हद तक सही किए। बट इनका भी अभी हम लोग समझेंगे कि इनकी फेल होने का रीजन एक एटॉमिक मास भी इनका ही रहा। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे क्या था, ये जो वैकेंट स्पेस थे, तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी से मैच करेगा। तो ऑल्दो उसके बाद जब आया तो बोरोन का प्रॉपर्टी मैच किया था किससे, स्कैंडियम से, Sc स्कैंडियम। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम का गैलियम से, और एक का सिलिकॉन का जर्मेनियम से। ओके, हाँ उसके मेरिट में एक और लिख सकते हो, जब उन्होंने ये स्पेस को छोड़ा, स्पेस को रखा, तो वो बोले कि हम इस स्पेस को स्पेस नहीं बोलेंगे, इसको एक नाम देंगे, एक्का। क्या नाम देंगे, एक्का। एक्का का मतलब ही होता है उससे पहले। तो देखो यहाँ पे उसका नाम क्या बोला गया, एक्का बोरोन।
एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। कब तक? जब तक यहाँ पे स्कैंडियम का, गैलियम का, जर्मेनियम का डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक। जैसे यहाँ पे वो एलिमेंट्स आए, प्रॉपर्टी मैच किया, उसके नाम रख दिए गए, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरोन को स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम को गैलियम और एक का सिलिकॉन को जर्मेनियम। ओके, चलो इन्होंने देखो, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशंस में ये भी एक बहुत अच्छी बात दी थी कि सबसे पहला जिक्र पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड का यहीं से आया। ओके, देखो इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन थे, ये देख रहे हो, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो आपको दिख रहा है थर्ड और फोर्थ, ये आपका ग्रुप है। और इसके ग्रुप्स को भी दो सब ग्रुप में बांटा गया था, एक था आपका ए और दूसरा था बी। ओके, चलो अब थोड़ा हम लोग लिमिटेशंस के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या इनके लिमिटेशंस थे जिनके कारण से इनका खुद का पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, मतलब वैलिड नहीं हो पाया। तो देखो पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कहीं असाइन ही नहीं किया, बोला ही नहीं कि हम इसे यहाँ पे रखेंगे या वहां पे रखेंगे। ओके, दूसरा पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पता है ना क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नोट में करके, आइसोटोप क्या होता है? 9 में पढ़े ना आप लोग? पता है आप लोग पढ़े थे। हाँ, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास अलग होते हैं। ओके, तो अगर मास के बेस पे ये क्लासिफिकेशन है तो आइसोटोप्स को कहीं तो एग्जिस्ट होना पड़ेगा, कहीं तो रखना पड़ेगा ना टेबल में। भाई मास के बेस पे कर रहे हो तो फिर ठीक है। आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर अलग होते हैं लेकिन आइसोटोप्स सबके सॉरी एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो अगर मास अलग है तो आपका टेबल ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पे है तो आप उस पे रखो। ओके, इसलिए ये यहाँ पे क्या हुआ, एक ड्रॉबैक आया। तीसरा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने जब अपनी क्लासिफिकेशन में किया तो आप जब ग्रुप नंबर 8 में आओ, आपको देखो वहां पे एक मिलेगा आयरन, कोबाल्ट और निकल। ओके, और तीनों का देखो एटॉमिक मास एक बार, आयरन का देखो, कोबाल्ट का देखो, निकल का देखो। तो देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9, ओके, लेकिन निकल का मास 58.7। डिफरेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अगर चल रहे हो तो पहले किसको आना चाहिए? निकल, उसके बाद किसको आना चाहिए? कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 और निकल का 58.7। तो पहले आना चाहिए था निकल को, उसके बाद आना चाहिए था कोबाल्ट को। बट यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी रेंज पोजीशन कर दी थी। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा आया था? गैलियम। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियर में तो एल्यूमिनियम के नीचे कौन आ रहा है? सियार, क्रोमियम। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से फेल हो गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम। और आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा आता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गैलियम ही आता है। याद है कैसे होता है? BALGE बाल गणेश इन थाईलैंड, या तो फिर बैगन आलू गाजर इन थाईलैंड। कोई बात नहीं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है तो मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगा, आप उसकी मदद से पूरे पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हो। नील बोर्स, नील बोर्स से पहले हम लोग समझते हैं हेनरी मॉजली। नाम सुना है? हेनरी मॉजली। बहुत कोई इन्हें हेनरी मुजले भी बोलते हैं, बस मजाक के जैसा, ये ताकि लर्न रहे, मुजले। देखो एक स्टेटमेंट है उनका, हेनरी मॉजली ने सिर्फ ये बोला कि हम जो क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मास पे नहीं होना चाहिए, एटॉमिक मास पे नहीं होना चाहिए, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होना चाहिए। ओके, तो हेनरी मॉजले का स्टेटमेंट ही कॉपी करके नील बोर्स आए। ओके, नील बोर्स ने अपने क्लासिफिकेशंस में क्या किया, जस्ट हेनरी मॉजली का जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने बोला था कि एटॉमिक नंबर पे अगर हम करेंगे तो एक फंडामेंटल क्लासिफिकेशन मिलेगा, और उसी को उन्होंने अप्लाई किया। ओके, तो नील बोर्स के द्वारा जो प्रिपेयर किया गया था पीरियोडिक टेबल, उसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ओके, देखो उनका जो प्रिंसिपल था वो क्या था? उनका प्रिंसिपल था एटॉमिक नंबर पे क्लासिफिकेशन करना। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्रिपेयर्ड बाय नील बोर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग बेसिकली एमपीटी बोल सकते हैं। ओके, तो देखो हेनरी ने क्या बताया कि हमें एटॉमिक नंबर पे क्लासिफिकेशन करना चाहिए, और नील बोर्स ने क्या किया, बस वो अप्लाई किया, और आज हम नील बोर्स के पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गया कि हमें खाना बनाना भी नहीं पड़ा और खाना बने बनाया मिला, सिर्फ खाने की देर है। ओके, तो नील बोर्स ने अपना दिमाग लगाया, तिलम किया और एक पीरियोडिक टेबल निकाला, जो हम लोग आज तक उसको यूज करते हुए आ रहे हैं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा मेंशन करने भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 करके मेंशन कर लेना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, चलो तो यहाँ पे देखो कुछ एक्सप्लेनेशन है हमारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देख लो ये रंग बिरंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन किया गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं पीरियड, और वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप। इसमें टोटल 18 पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर के 18 तक। इसमें टोटल कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं, और टोटल 7 आपका क्या होता है? पीरियड होता है। ओके, ये था आपका क्लासिफिकेशन। उसके बाद नील बोर्स ने और बताया, अगर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और उसके वैलेंस सेल में, जैसे मान लो ये आपका आपने क्लासिफिकेशन किया। ओके, यहाँ पे वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल।
अगर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो वो सेम ग्रुप में लाई करेगा। जैसे अगर नंबर ऑफ वैलेंस शेल 1 है तो ग्रुप 1 में लाई करेगा, 2 है तो 2 में लाई करेगा, 3 है तो 3 में लाई करेगा, इस प्रकार से। ओके, उसके बाद उन्होंने अपने क्लासिफिकेशंस में और एक बात बोली कि अगर नंबर ऑफ सेल सेम है, नंबर ऑफ सेल, ओके, ये हम लोग यूज करते हैं ना KLM या 1 2 3, तो अगर नंबर ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर दो एलिमेंट का नंबर ऑफ सेल सेम आ गया तो हम लोग उसको किस में रखेंगे, सेम पीरियड में। ओके, अभी हम लोग देखेंगे जब ट्रेंड चलेगा उस टाइम हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे थे और वो क्या बोल के चले गए। ओके, देखो तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो ग्रुप्स को यूज किया जा रहा है या फिर हमारे पीरियड्स को जो यूज किया जा रहा है उसको और क्या क्या बोलते हैं। तो देखो हम यहाँ पे एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे ग्रुप्स के बारे में। तो देखो ग्रुप ए को बेसिकली हम लोग अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, याद आया, लिखाया था मैंने आपको डोवर्नियर ट्राइड्स में, सोडियम पोटासियम और लिथियम वाला में, देखो उसमें लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स। अब वो कहाँ लाई करते हैं, ग्रुप 1 वाले में। ओके, ऑल्दो हमारा हाइड्रोजन भी सेम ग्रुप्स में लाई करता है 1 में, लेकिन हमारा हाइड्रोजन क्या है, अल्कली मेटल नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से मेंशन करके रखना। ओके, तो हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है, बट इसे हम लोग अल्कली मेटल के नाम से नहीं जानते। सेकेंड ग्रुप, इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। बताया था मैंने आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा, कैल्शियम, फिर बेरियम और स्ट्रोंशियम था, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम, तो वो हमारा सेकंड ग्रुप का लाइन होता है, सेकंड ग्रुप में लाई करता है। उसके बाद ये देखो ग्रुप 13 से लेके 12 तक, यहां से देख रहे, ग्रुप 13 से लेके 12 तक, इन सबको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब, ट्रांजिशन का एलिमेंट मतलब जहां ये ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी में चेंजेस ला रहे हैं। ट्रांजिशन का आप मतलब बोल सकते हो, अभी देखो ये क्या बोलते हैं, टिकटॉक में या तो फिर स्नैपचैट में या तो फिर इंस्टाग्राम में कोई गंदा सा भद्दा सा लड़का होता है और बस एक राउंड मारा और आपके सामने कोई लगता है जैसे कोई परियों की रानी आ गई हो, ऐसा, वो मतलब क्या हुआ, ट्रांजिट किया, मतलब चेंज लाया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये चेंज लाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। अगर जब ट्रेंड पढ़ोगे तो समझोगे जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो मेटल से क्या होता है, नॉन मेटल, और प्रॉपर्टी यहीं पे चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप आओ ग्रुप 13, ग्रुप क्या नाम से जानेंगे, बोरोन के फैमिली के नाम से जानते हैं। उसके बाद ग्रुप 14, ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन होता है, कार्बन। ग्रुप 15 आ जाओ, ग्रुप 15 में कौन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन लाई करता है, देखो बोरोन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन सा आता है, नाइट्रोजन। तो हम लोग बेसिकली इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हैं, या तो फिर इसका दूसरे नाम पे हम लोग नेक्टोजेन के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज नेक्टोजिन्स। नेक्टोजिन का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे जब आप उसे बर्न करते हो तो वो एक सोफिस्टिकेटिंग गैस और शॉकिंग गैस को प्रोड्यूस करता है। सोफिस्टिकेटिंग मतलब दम घुटने वाला, ओके, दम घुटने वाला गैस वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, कब, जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम रहेगी तब, या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको बर्न करोगे तब। उसके बाद नेक्स्ट आओ 16 नंबर पे देखो कौन है, तो 16 नंबर पे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, या तो फिर इसको हम लोग सेकेंड नेम से कैल्कोजन। कैल्कोजन मतलब ओर्स प्रोड्यूसर फैमिली, मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है यहाँ पे, उससे टेपो। ओके, ये कुछ फ्रेजेस होते हैं लर्न करने के लिए ताकि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल क्या होंगे, लर्न रहेंगे। उससे टेपो, OSSCTEPO। देखो हमने इसका एक यूज किया था डोवर्नियर ट्रैक्स में, सल्फर, सेलेनियम और टेनेरियम यूज किया था। ओके, और पीको से पोलेनियम। ओके, ठीक है, चलो तो इसको हम लोग बेसिकली कैल्कोजन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कहां से प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनके ओर्स से। आप देखोगे अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन का, मतलब ये सब जो मेटल्स पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे आपके पास, बॉक्साइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर के ग्रुप को हम लोग बेसिकली हेलोजन के नाम से जानते हैं। हेलोजन बताया था आपको डोवर्नियर ट्राइड्स में, इसलिए मैंने वहां पे आपको ये पॉइंट्स करवाए थे ताकि आप नेक्स्ट जब आओगे तो आप वहां पे चीजों को अच्छे से रिलेट करोगे। क्या क्या था, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन था, और वो तीनों इसमें लाई करते हैं। देखो इसको हम लोग याद करने के लिए कर सकते हैं, फिर, कल, बार, आई, अंटी, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। उसके बाद आपके पास ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 का कोई प्रॉपर नेम नहीं है, उसको हम लोग बेसिकली इनर गैस के नाम से जानते हैं। ओके, नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं और
जीरो ग्रुप के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। ओके, तो ये था आपके पास। अच्छा देखो, एक यहाँ पे छोटा सा नोट लिखा हुआ है। देखो ये जो ग्रुप है आपका, ग्रुप 11 और ग्रुप 12, ये दोनों दिख रहे, ये दोनों ग्रुप, इन दोनों ग्रुप को हम लोग क्वाइन एज के नाम से जानते हैं। क्वाइन एज मतलब, तो जैसे समझो क्वाइन का मतलब क्या, सिक्का। तो पहले जमाने में जब राजाओं महाराजाओं के समय था तो उस टाइम क्या नाम क्या चलता था, असरफियां। असरफियां किसके होते थे, सोने के, चांदी के। और अभी भी जो हमारे पास क्वाइन होते हैं वो तो बेसिकली अब सोने चांदी के नहीं होते हैं। जो हमारे पास रेगुलर सिक्के होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, एलॉय होते हैं। बट उस टाइम के जमाने पे इसको हम लोग, यहाँ पे आपके मर्क्यूरी आ जाता है, जिंक आ जाता है, फिर गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग वहां पे क्वाइनेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीरियड। पीरियड के बारे में हम लोग क्या क्या बोलेंगे, तो देखो पीरियड आपके पास टोटल कितने, 7, 1 to 7। ओके, तो देखो पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। ओके, आपने देखा होगा हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। क्यों, इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड एलिमेंट, सेकंड और थर्ड पीरियड में हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8, नॉट 18। उसको हम लोग शॉर्ट पीरियड के नाम से। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में तो आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, टोटल 18 एलिमेंट्स मिलेंगे, और इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद आप आओ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड, सॉरी सिक्स्थ एंड सेवन पीरियड, सिक्स्थ एंड सेवन पीरियड। तो इसमें देखो टोटल कितने एलिमेंट्स है, इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स है। तो हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हमको किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, तो आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, स्पेस नहीं होने के कारण। मान लो मैं सोडियम को कर रहा हूँ, थोड़ा चौक चेंज करते हैं। हमको पता करना है सोडियम। अभी आपको पता नहीं है कि सोडियम कौन से पीरियड में है या तो फिर कौन से ग्रुप में है। तो देखो इसका कुछ रूल होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 281। ओके, क्या है इसका, 281। अब देखो यहाँ पे जो टोटल सेल दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, के, ये एल, ये एम। तो इसमें जो के एल एम कितने सेल का यूज किया, 3। ओके, कितने का सेल यूज किया, 3। तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा, थर्ड नंबर के पीरियड में। ओके, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ सेल जो आपका आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीरियड। ओके, ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो इसके लास्ट ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट। ओके, इसके ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट। तो ये कौन से ग्रुप को लाई करेगा, फर्स्ट ग्रुप को। चलो एक और समझते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। ओके, अब देखो ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा, सॉरी पहले पीरियड बताओ, तो 1 2 3 थर्ड पीरियड में। ग्रुप बताओ, लास्ट ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो कौन से ग्रुप में आना चाहिए, 3। नहीं, आप यहाँ पे थोड़ी गलती कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्डर इस प्रकार से होता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करने के दौरान पे अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या मोर देन 2 हो गई, तो हम उसमें क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इज इक्वल टू 13, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इज इक्वल टू 14, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज इक्वल टू 15, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज इक्वल टू 16, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज इक्वल टू 17, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज इक्वल टू 18। क्यों, सो समझो। आपने देखा था ग्रुप थर्ड से लेकर के ग्रुप 12 तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पे थर्ड और यहां 12, यहां पे टोटल एलिमेंट्स कितने आते हैं या टोटल ग्रुप्स कितने थे इसमें, 10। और क्लास 10 तक आप जो भी एलिमेंट के बारे में सीख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो फिर उसके ट्रेंड की जो हम लोग बात करेंगे, तो आप किसका सीख रहे हो, एक ये और दूसरा इधर वाला। ऑलमोस्ट सिर्फ आप 20 एलिमेंट्स के बारे में ही सीख रहे हो। तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो इधर ला किया, लेकिन फिर यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो जाता है आपका 13। तो इसके और इसके बीच में टोटल एलिमेंट्स और टोटल ग्रुप्स कितने आते हैं, 10। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए लास्ट के ऑटोमोस्ट सेल में, तो उसमें 10 ऐड करते हैं, आ गया आपका 13 ग्रुप। अगर मान लो फिफ्थ आ गया, मान लो ऑक्सीजन का, चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। देखो तो ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा, पहले पीरियड बताओ, के एल, तो पीरियड आ जाएगा 2। चलो ग्रुप बताओ, तो देखो इसके लास्ट ऑटोमोस्ट सेल में कितने हैं, 6 है, मोर देन 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा 16। तो ये ग्रुप आपका कौन सा, 16। और हमने देखा था 16 में आपका कौन सा होता है, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम लोग कैल्कोजन के नाम से जानते हैं। ओके, आ गया। चलो नेक्स्ट आओ, देखो यहाँ पे छोटा सा नोट्स है, डिस्कशन आपको बताया गया है, डिस्कशन नहीं नोट्स है, बेसिकली ये समझो क्या है। अभी आपने यहाँ पे सीखा किसी भी एलिमेंट को पीरियड और ग्रुप पता करने के लिए। ओके, चलो मैं आपको हीलियम का पूछ रहा हूँ, हीलियम का बताओ, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। ओके, तो सर अभी आपने बताया कि अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सेल जो आएंगे वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा
पीरियड को, और लास्ट आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, ग्रुप को। ओके, तो देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक सेल यूज किया, सिंगल, और ना फिर इसके पास क्या लास्ट आउटरमोस्ट, यही आपका वैलेंस सेल, इसका 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन था इसमें, तो ये किसमें लाई करना चाहिए था, ग्रुप 2 में। और पीरियड कौन सा होना चाहिए था, फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि एक सेल है। बट हीलियम को हम लोग कहां देखते हैं, इनर गैस। क्यों, क्योंकि ये बिहेव करता है एक इनर गैस की प्रॉपर्टी के जैसा। ओके, इसलिए हम लोग इसको किसमें रखें, इनर गैस की प्रॉपर्टी में। ये था आपका एक छोटा सा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं बोलो, रीजन बोल सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नाम का चीज नहीं होती है। रीजन समझ लो तो एक्सेप्शन कुछ भी नहीं होता है। तो रीजन ये है कि इसका बिहेवियर जो होता है सो इनर गैस की जैसा होता है, इसलिए हम लोग इसको इनर गैस में रखते हैं, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल क्या है, फुलफिल है। ओके, आप पढ़ोगे एक आता है डुप्लेट रूल और एक आता है ऑक्टेट रूल। किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो वो चाहता है कि इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे, जिसके कारण से वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, वो स्टेबल होता है। ओके, तो हीलियम आपका एक इनर गैस के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसको हम लोग हीलियम को 18 ग्रुप में रखे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है आपके पास ट्रेन।